आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित कुमार तेवतिया पर। और हम लेकर के हाजिर हो गए हैं आपके लिए भौतिक विज्ञान का वन लाइनर वीडियो के माध्यम से अगला अध्याय ऊष्मा। जी हाँ, हीट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे अभी भी लगे हुए हैं कि जब कोई डेट शीट आ जाती है या हम तैयारी करते हैं एसएससी की या UPSSC की, तो बच्चों को इंतजार होता है कि परीक्षा का एक बार पता लग जाए तब तैयारी करें। आप जुट जाएं परीक्षा में, क्योंकि परीक्षाओं का कोई भरोसा नहीं है। इस समय जो सरकार कार्य कर रही है, आप देख ही रहे हैं कि नौकरी किसको और कहां देना चाह रही है। जो भी सरकारी नौकरियां हैं सबका निजीकरण हो रहा है और YouTube के माध्यम से सभी यूट्यूबर्स जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। मित्रों, आपने हाल ही में देखा होगा कि सरकार के किए गए कारनामों पर बहुत सारे बच्चों ने डिसलाइक किया, ट्वीट किया, क्योंकि बेरोजगारी इतनी आज इस कदर बढ़ रही है कि मुश्किल होता है कि सरकार किसी को नौकरी दे पाए। साथियों, सरकारी नौकरी केवल नाम रह जाएगा, मिल नहीं पाएगी। आप जुट जाएं, आप मेहनत करें। यदि आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं तो आप उन्हें बिल्कुल ना चूकें, क्योंकि सरकार का प्रत्येक कदम प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, निजीकरण की ओर बढ़ रहा है। नौकरियां नहीं है, धीरे धीरे सब समाप्त हो रहा है, पद कम हो रहे हैं। ऐसे में निर्णय आपको लेना है। हम किसे चुने भविष्य में, ये आप देखें। केवल संवेदनाओं के ऊपर, भावनाओं के ऊपर आकर के हमेशा अच्छा भविष्य हम नहीं चुन पाते हैं। मित्रों, तैयारी करें। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आप एक छात्र होने के नाते इस देश के नागरिक भी हैं। सही निर्णय लें और कोशिश करें कि आने वाले समय में हम ऐसे लोगों को चुन सकें कि जो हमारे लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करते रहें। आज आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, देख लीजिएगा कि कब सरकार बनी थी और अब आगामी चुनाव होने वाले 2022 में विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन कितनी प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन हुआ है, कितने लोगों को सरकारी पद पर रोजगार मिला है केवल। लेकिन जब आप आंकड़े देखते हैं तो आंकड़ों में देखते हैं कि करोड़ों लोगों को रोजगार दे दिया जा चुका है। हम नहीं जानते कि वो करोड़ों लोग हैं कहां। अपने आसपास आप देखिएगा कोई है जिसको रोजगार मिला है, फिर ये उन करोड़ों लोगों की संख्या में कौन से लोग हैं? ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं? क्या सरकार कर रही है? कुछ सोचें, समझें और निर्णय लें। आइए हम शुरू करते हैं अपना भौतिक विज्ञान का अध्याय ऊष्मा। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसके नोट्स बना लें, तैयारी करें और अब आप बाईं ओर आ जाइएगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख गया होगा। देख रहे हैं आप तेवतिया क्लासेस भौतिक विज्ञान अध्याय ऊष्मा। पहला क्वेश्चन है कि ऊष्मा गतिकी का पिता कहा जाता है। नोट करें, सादी कार्नोट। जी हां, फ्रेंच वैज्ञानिक हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, सादी कार्नोट। इन्हें ऊष्मा गतिकी का पिता कहा जाता है। दूसरा बिंदु देखिएगा कि ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। साथियों, यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ आपने हमारी ऊर्जा की पहली जो थ्योरीज की क्लास थी उनमें पढ़ा है। मैं आपको एक बार बता देता हूं कि ऊर्जा ना तो कभी समाप्त हो सकती है और ना ही कोई ऊर्जा को उत्पन्न कर सकता है। यह ऊर्जा संरक्षण का आसान सा नियम है, आप याद कर लीजिए। ना तो ऊर्जा को कोई उत्पन्न कर सकता है और ना ही ऊर्जा पूर्णतः समाप्त हो सकती है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है और यही बिंदु 2 ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम भी है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखें आप, ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में रूपांतरित नहीं किया जा सकता। यह क्या है? ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम बताता है कि ऊष्मा का 100% जो रूपांतरण है वो नहीं हो सकता। चौथा क्वेश्चन देख लेंगे। परम ताप पर एंट्रोपी शून्य होती है। यह ऊष्मा गतिकी का तीसरा नियम है। तो ऊष्मा गतिकी के कुल कितने नियम हैं? 3। पहला ऊर्जा संरक्षण का नियम है, दूसरा ऊष्मा का 100% रूपांतरण कार्य में नहीं हो सकता, और तीसरा कि परम ताप पर एंट्रोपी शून्य होती है। आगे देखें, 5वां प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ऊष्मा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो एसआई मात्रक है इसका जूल। छठा बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो साथियों, कैलोरी बड़ा होता है, जूल छोटा होता है। 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। यह महत्वपूर्ण 6 बिंदु हैं पहली स्लाइड के। आगे बढ़ते हैं। 7वां महत्वपूर्ण बिंदु है इस अध्याय का कि ताप मापा जाता है। साथियों, ताप मापा जाता है थर्मामीटर से, और जो ताप के मात्रक यहां नहीं लिखे हैं आप जानते होंगे। सेल्सियस में भी नापते हैं,
फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं, रोमर में भी नापते हैं और ताप केल्विन में भी मापा जाता है। आगे आप देख लेंगे आगे आप देखेंगे कि परम ताप होता है। परम ताप हम बहुत बार सुनते हैं, परम ताप कितना है? परम ताप होता है मित्रों -273 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, -273 डिग्री सेल्सियस। अगर एक्यूरेट वैल्यू बोलें तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम 0 केल्विन बोलते हैं, क्योंकि 0 केल्विन से नीचे कोई भी वस्तु ठंडी नहीं हो सकती है। यहां नोट कर लें कि किसी भी वस्तु का न्यूनतम ताप हो सकता है 0 केल्विन और किसी भी वस्तु का अधिकतम ताप हो सकता है अनंत। ये दोनों प्रश्न यहां नहीं लिखे हुए हैं, आप नोट कर लें। न्यूनतम 0 केल्विन और अधिकतम अनंत टेम्परेचर हो सकता है। 9वां बिंदु देखें आप कि किसी वस्तु के ताप वृद्धि करने पर उसकी विमाओं में वृद्धि होना क्या कहलाता है? साथियों, इसे हम तापीय प्रसार बोलते हैं। अगर आप किसी भी वस्तु को गर्म करेंगे तो उसकी जो विमाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सभी में विस्तार होगा। अगर केवल लंबाई में विस्तार हो तो उसे हम रेखीय प्रसार बोलते हैं। अब जो बोला जा रहा है उस पर ध्यान दें। लंबाई में विस्तार हो, रेखीय प्रसार। लंबाई चौड़ाई यानी कि क्षेत्रफल हो गया, अगर क्षेत्रफल में विस्तार हो तो क्षेत्रीय प्रसार। और जो तीनों विमाएं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में वृद्धि हो तो इसे हम आयतन प्रसार बोलते हैं। फिजिक्स में इसको हम रेखीय प्रसार को अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार को बीटा और आयतन प्रसार को गामा से डिनोट करते हैं। अल्फा, बीटा, गामा का जो अनुपात है वो होता है 1:2:3। लिख लीजिए, 1:2:3। अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा 1:2:3। अल्फा क्या है? लंबाई में वृद्धि होना। और बीटा क्या है? क्षेत्रफल में वृद्धि होना। और गामा क्या है? आयतन में वृद्धि होना। तो तापीय प्रसार से प्रत्येक विमा में वृद्धि होती है। 10वां बिंदु आप देखिएगा कि धातु के चूड़ीदार ढक्कनों को खोलने के लिए कुछ देर गर्म जल में डाल देते हैं तो वह ढक्कन आसानी से खुल जाता है। कारण क्या है? जिस ढक्कन ने बोतल के मुंह को जकड़ा है, यदि उस हम बोतल को ढक्कन सहित पानी में डालते हैं तो आयतन प्रसार या क्षेत्रीय प्रसार, यहां हम तापीय प्रसार कह सकते हैं कि गर्म होने पर जो धातु का ढक्कन है उसमें प्रसार होगा। प्रसार होने के बाद वह ढक्कन ढीला हो जाएगा और उसे हम आसानी से खोल सकते हैं। 11वां महत्वपूर्ण बिंदु देखें कि अन्य पदार्थों की तुलना में विशिष्ट ऊष्मा धारण करने की प्रवृत्ति उच्चतम होती है। तो साथियों, जल में अधिकतम विशिष्ट ऊष्मा धारण करने की क्षमता होती है। मैं एक बार पुनः 10वें प्रश्न पे जाना चाहूंगा। आप जैसे आपने देखा होगा कि प्रश्न पूछ लिया जाता है, बिजली की जो लाइन है, जो गांवों में तार आ रहे हैं, गर्मियों में यह बिजली की लाइन के जो तार हैं वो ढीले हो जाते हैं, लटक जाती है लाइन नीचे। सर्दियों में टाइट हो जाते हैं। कारण क्या है? रेखीय प्रसार। जी हां, बिजली की लाइनों को ढीला रखा जाता है ताकि सर्दी में वह जब तार अकड़न लेगा या छोटा होगा तो टूट ना जाए। इसी प्रकार से जो रेल की पटरियां हैं, रेल की पटरियों में जहां जॉइंट होगा तो वहां सदैव गैप रखा जाएगा ताकि रेखीय प्रसार के समय ये मिल सके। समझ में आ गया? रेल की पटरियों का उदाहरण रेखीय प्रसार का उदाहरण है, बिजली के तारों का ढीला होना रेखीय प्रसार का उदाहरण है, और बोतल के ढक्कन का ढीला होना क्षेत्रीय प्रसार का उदाहरण है। तो आप इन सब चीजों को नोट कर लें कॉपी पे। आगे देखें, आप अगली स्लाइड देख लेते हैं। 12वां बिंदु है ताप के स्थानांतरण को मापने वाला यंत्र। इसको हम बोलते हैं कैलोरीमीटर। जी हाँ, जो ताप के टेम्परेचर के स्थानांतरण को मापे वो कैलोरीमीटर है। 13वां बिंदु है कि यदि चंद्रमा पर किसी बंद जल की बोतल के ढक्कन को अचानक खोल दिया जाए तो जल उबलने लगेगा। कारण क्या है? कि क्या वहां तापमान बहुत अधिक है? जी नहीं, यह तापमान का प्रैक्टिकल जो है प्रयोग नहीं है, यह प्रयोग है वायु दाब का, क्योंकि वायु दाब चंद्रमा पर शून्य है और जब वायु दाब नहीं है तो बोतल के अंदर जो जल है वो नहीं रुक सकता, वह उबलने लगेगा। तो यहां आप समझ लीजिए इसका तापमान से कोई लेना देना नहीं है। चंद्रमा पर बोतल का जो जल है वो इसलिए उबलने लगेगा क्योंकि वहां का जो वायुमंडलीय दाब है वो शून्य है।
आगे देखें कि वह ताप बिंदु जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो कहलाता है हिमांक बिंदु। आप यहां सीधा समझें, किताब की भाषा में समझ में नहीं आएगा कि एक ऐसा बिंदु जिस पर जल भाप में बदलना शुरू कर दे, क्वथनांक बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जहां उबलना शुरू कर दे, फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीज जमना, जहां जिस बिंदु पर कोई भी द्रव जमना शुरू हो जाए वह उसका हिमांक बिंदु होगा। दोनों आसान परिभाषाएं हैं। 15वां बिंदु देखिए, यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रह जाए तो कमरे का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? साथियों, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। कारण है कि हमें महसूस होता है कि जब हम फ्रिज के सामने जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं तो ठंडक महसूस होती है। अब हमें यही लगेगा कि अगर दरवाजा खोल दें तो कमरा ठंडा हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो उसमें कंप्रेसर लगा हुआ है, जो मशीन काम कर रही है फ्रिज की, वह परमानेंट चलती रहेगी। आपने महसूस किया होगा कि फ्रिज की जो मशीन, जो कंप्रेसर है, वो कंटिन्यूसली नहीं चलता है, वो कभी चलता है कभी बंद हो जाता है, क्योंकि इसको केवल तापमान मेंटेन करना होता है। लेकिन अगर दरवाजा खुला रहेगा तो वह लगातार चलता रहेगा, और लगातार चलने के कारण ही, जब लगातार चलता रहेगा तो वह कमरे को गर्म कर देगा। तो यह 15वां महत्वपूर्ण बिंदु था। आइए 16वें बिंदु पर नजर करते हैं कि किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा कहलाती है। मित्रों, इसको हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। चलिए आगे चलते हैं। 17वां बिंदु देखें, गर्म जल से जलने की अपेक्षा यदि भाप से जल जाए तो कष्ट अधिक होता है। कारण है, भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। जल से भाप की जो गुप्त ऊष्मा है वो अधिक होती है, इसीलिए गुप्त ऊष्मा के कारण ही भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है। 18वां सवाल देखें, मिश्रित भिन्न क्वथनांक वाले द्रवों को अलग करने की विधि है। साथियों, आसवन विधि द्वारा दो द्रवों को अलग किया जाता है, परंतु उन दोनों द्रवों का क्वथनांक भी भिन्न होना चाहिए। 19वां बिंदु देखें, कच्चे तेल से विभिन्न उत्पाद प्राप्त करने के लिए विधि अपनाई जाती है, इसे बोलते हैं प्रभाजी आसवन। 20वां बिंदु है कि वाष्प से द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कहलाती है। साथियों, संघनन। वाष्प से द्रव, जब कोई भी, चाहे उदाहरण आप ले सकते हैं इसका, जैसे कि आप अगली स्लाइड में 21वां बिंदु देखें कि सुबह पत्तियों पर बूंदों का दिखना हो, या वाहनों और खिड़कियों की सतहों पर कोहरे का जमना, वर्षा का होना, गिलास की सतह पर बूंदों का दिखना, यह सभी उदाहरण हैं संघनन के। 22वां बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है कि ठोस का गैस में परिवर्तित होना, यह ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यानी कि सबसे पहले कोई भी ठोस पहले द्रव में बदलेगा, द्रव के तीसरी बाद में वो गैस में बदलेगा। आप बर्फ का देखिएगा, बर्फ को आप रखें, अगर आप बर्फ को गर्म करेंगे तो बर्फ से सीधा भाप नहीं बनेगा, पहले बर्फ से द्रव बनेगा, पानी बनेगा, और फिर वह वाष्प में बदलना शुरू होगा। परंतु किसी भी ठोस का सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना, उसकी द्रव अवस्था बीच में ना आए, वह ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहलाती है। कुछ उदाहरण लिखे गए हैं 23वें बिंदु में कि कपूर का जलना है, सल्फर है, आयोडीन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, कुनैन की गोली है, अमोनिया क्लोराइड है। ये सभी ऐसे ठोस हैं जो सीधे के सीधे गैस में परिवर्तित होते हैं, और इन्हीं को हम ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के अंतर्गत लेते हैं। 24वां महत्वपूर्ण बिंदु देखें, यहां से हम अब पढ़ना शुरू करेंगे ऊष्मा का चालन, यानी कि ऊष्मा चलती कैसे है। तो ठोसों में ऊर्जा का जो संचारण है, जो ऊष्मा का संचारण है, वह होता है चालन विधि से, जिसे हम कंडक्शन बोलते हैं। अगला बिंदु देखें आप, 25वां जो बिंदु है वह है कि द्रवों एवं गैसों में ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है। तो साथियों, यह संवहन विधि है, जिसे हम कन्वेक्शन बोलते हैं। संवहन विधि द्वारा द्रवों में और गैसों में ऊष्मा का प्रवाह होता है। 26वां प्रश्न है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती, उसे हम विकिरण बोलते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में रेडिएशन कहते हैं। 27वां बिंदु है, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनने और सर्दियों में गहरे वर्ण के वस्त्र पहने जाते हैं। कारण क्या है? कारण है कि जो हल्के वर्ण के कपड़े हैं वह ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक हैं, जबकि जो गहरे वर्ण के कपड़े हैं वह ऊष्मा के अच्छे अवशोषक हैं। यहां आप ध्यान रखें कि जो गहरे वर्ण है, जैसे काला रंग ऊष्मा का बहुत अच्छा
अवशोषक है और जो सफेद रंग है वह ऊष्मा का बहुत अच्छा उत्सर्जक है, रिफ्लेक्ट करेगा वह। साथियों हम ये भी जानते हैं, यहां मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगा, आप लिख लीजिएगा कि अंधेरे कमरे में रखी एक सफेद और एक काली वस्तु, उन दोनों को समान टेम्परेचर पे गर्म किया जाए तो अधिक दिखाई देगी, तो अधिक दिखाई देगी काली वस्तु। अब मन में आएगा कि सफेद दिखना चाहिए, नहीं, कारण है कि जो भी कोई वस्तु जितनी अच्छी अवशोषक है उतना ही अच्छा उत्सर्जक भी है। हम पढ़ेंगे आगे, ये नियम आएगा अभी। अब आप देखें 28वां प्रश्न देखें कि मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कहें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा एक्यूरेट टेम्परेचर है, सामान्य तापमान। वैसे सबसे अधिक जो शरीर का तापमान है वो बकरी का होता है, 40 डिग्री सेल्सियस होता है बकरी के ब्लड का टेम्परेचर। 29वां प्रश्न देखें, वायु होती है, वायु ऊष्मा की कुचालक है। इसके उदाहरण भी देखे जाते हैं कि ऐसे घरों में गर्मी या सर्दी कम लगती है जिनकी दीवारों के बीच में गैप रखा जाए, उनकी जो दीवार है उनके बीच में यदि वायु आ जाए तो वहां ऊष्मा का संचरण बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ऊष्मा की कुचालक होती है वायु। 30वां सवाल देख ले, बर्तन की पेंदी में तांबे का लेपन होता है, कारण है इसमें है चालन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ठोस में जो ऊष्मा है ऊष्मा का प्रवाह अच्छे से हो ताकि खाना जल्दी पक जाए, तांबा ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक है। 31वां सवाल है कि वेंटिलेटर का लगना, जैसे घर में हम वेंटिलेटर लगा लेते हैं, छत के पास जो जंगला होता है उसको वेंटिलेटर बोलते हैं। मित्रों जो हवा होती है, जो गर्म हवा है वह हल्की होती है, जो भारी हवा है वह ठंडी होती है। ठंडी हवा कमरे में नीचे रहेगी और हल्की हवा कमरे में ऊपर रहेगी, तो गर्म हवा बाहर निकल जाए, ठंडी हवा आए, इसीलिए वेंटिलेटर का प्रयोग करते हैं। पानी का गर्म होना भी यह संवहन के उदाहरण है। सूर्य से ऊष्मा का निर्वात में होकर पृथ्वी तक आना कहलाता है, विकिरण कहलाता है। 23वां क्वेश्चन है, अच्छे उत्सर्जक ही अच्छे अवशोषक होते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि अंधेरे में रखी हुई दो वस्तुएं, साथियों, तो अच्छे उत्सर्जक ही अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है किरचॉफ का। किरचॉफ ने कहा कि जितने अच्छे उत्सर्जक होंगे उतने ही अच्छे वे अवशोषक होंगे। जैसे काले रंग की हम बात कर रहे हैं कि ये ऊष्मा का बहुत अच्छा ऑब्जर्वर है, तो मित्रों रिफ्लेक्टर भी बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से आप छाते की बात करें, आपको गर्मी में धूप से बचने के लिए छाता चाहिए, तो कैसा छाता सही रहेगा? ऊपर से काला नीचे से सफेद, ऊपर से सफेद या नीचे से काला? विचार करें। छाता जो हमें काम करेगा या जो धूप से बचाएगा वो होगा कि ऊपर से तो होना चाहिए कैसा? सफेद, जो सूर्य से आने वाली हीट का रिफ्लेक्शन करे, और अंदर से होना चाहिए ब्लैक, जो हमारे आसपास की ऊष्मा का अवशोषण कर ले। तो ऊपर से सफेद और अंदर से काला छाता बहुत अच्छा उदाहरण है समझने के लिए भी। साथियों यह अध्याय रहा हीट का। हो सकता है कि इसमें कुछ छूट गया है, तो आप उसको वन लाइनर जहां भी आप लिख रहे हैं कॉपी पे नीचे आप जगह रखा करें और उसमें उन प्रश्नों को बढ़ा सकते हैं। कोशिश ये होती है कि हमसे कुछ ना छूटा जाए और हम सारे के सारे प्रश्न आपको प्रोवाइड करा दें। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले अध्याय में। दीजिएगा अनुमति, हम अपना काम करते हैं ताकि आपको अगली वीडियो फिजिक्स की बहुत जल्दी पहुंचा दें। जय हिंद, जय भारत।